हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम PCBL की वैल्यूएशन करने वाले हैं। अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में हमने बात की थी कि मैं इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसके रिस्क क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं स्टॉक्स के अंदर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले 4 साल में मैं इस स्टॉक को कहाँ पर देखता हूँ। मुझे क्या लगता है कि अगर मेरी थीसिस प्ले आउट हो गई तो लगभग कितना रिटर्न बनेगा, और अगर थीसिस प्ले आउट नहीं हुई तो कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम वैल्यूएशन की बात करेंगे इस वीडियो में। वैल्यूएशन बनाने का मेरा तरीका ये है कि मैंने कंपनी की कॉन कॉल्स पढ़ी हैं और उससे ये पता किया है कि इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन अगले 4 साल में कितनी होने वाली है। आज के दिन में ये 770 KMT के ऊपर है और 2028 तक ये 880 तक चले जाएंगे। कंपनी गाइड करिए कि हम इससे भी ज़्यादा कर लेंगे और ये एक 110 से 150 KMT का नया प्लांट लगा रहे हैं, तो उसकी एजम्पशंस मैंने इस वैल्यूएशन में नहीं ली है। तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव वैल्यूएशन बनाई है ये, ठीक है। उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सपोज कीजिए 70% होगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो 70% तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी ने प्रोडक्शन कितनी करेगी अगले 4 साल तक, ठीक है। उसके बाद मैंने कोर ईबिटा पर मेट्रिक टन निकाला है। ये कैसे निकाला है कि सबसे पहले तो मैंने मैनेज कर दिया जो अदर इनकम है, जो इनकम इनकी नॉन कोर रेवेन्यू से आ रही है, उस इनकम को मैंने हटा दिया और मैंने हटा दिया इनके पावर के रेवेन्यू को। ये चीज़ मैं फंडामेंटल एनालिसिस में बताना भूल गया था कि इस कंपनी का एक धंधा पावर बनाना भी है। ये ग्रीन पावर बनाते हैं अपने बड़े बड़े प्लांट्स में, जिसमें से बहुत सारी ये खुद ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लगभग 130-140 करोड़ की बिजली बाहर डिस्कॉम्स को दे भी देते हैं, तो वहाँ से भी पैसा आता है। लेकिन मैं उसको कोर रेवेन्यू में कंसिडर नहीं कर रहा, वो पैसा मैंने घटा दिया। तो उसके बाद मैंने कोर ईबिटा पर मेट्रिक टन निकाला है कि इस कंपनी का कितना होगा, जो आज के दिन में लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है, जो बढ़ के 25,000 करोड़ तक होने की मेरे को उम्मीद है। अगेन ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव फिगर लिया है, जिस तरीके से पिछले 4-5 साल से परफॉर्म कर रहे हैं ये फिगर हो सकता है कि 30,000 या 32,000 करोड़ तक भी पहुंच जाए, लेकिन लेट्स कीप इट वेरी कंजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने कोर ईबिटा निकाला है कि ईबिटा कितना होगा अगर इस मार्जिन से बिजनेस काम करता है। कोर ईबिटा पर मेट्रिक टन से काम करता है। आज के दिन में लगभग 900 करोड़ के आसपास इनका ईबिटा पर कोर ईबिटा है, वो बढ़ के 1500 करोड़ तो हो जाएगा अगर हमारी थीसिस प्ले आउट करती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनका जो पावर से ईबिटा आता है वो देख लिया, 140 माना है मैंने कि ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं हो रहा। और फिर मैंने ACPL से कितना ईबिटा आ रहा है वो माना है। 2024 में लगभग कोई ईबिटा नहीं था, 2 महीना ये कंपनी काम कर रही थी और रेवेन्यू इन्होंने दिया, लेकिन इनका इन्वेंट्री लॉस हुआ है, तो बहुत कुछ इस साल में इस कंपनी से आया नहीं है। और अगले साल मैंने 250 करोड़, उससे अगले साल 300, फिर 350 और 400। ये फिगर्स भी बहुत कंजर्वेटिव हैं। देखिए 2023 में जब इन्होंने एक्वायर किया था ना, तो उस समय वो 20% ईबिटा मार्जिन कर रहे थे। लगभग 350 करोड़ का उनका ईबिटा 2023 में था। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल चलेगी कंपनी, बहुत ज़्यादा फाड़ू ग्रोथ नहीं आएगी ACPL से, तो इसलिए 250 करोड़ यानी 400 करोड़ से 250 करोड़। हालांकि इनको कंपनी को एसिमुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, एफिशिएंसी आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने टोटल ईबिटा कर लिया, इन सबको सारे ईबिटास को ऐड कर लिया और फिर मैंने बुल केस और बेयर केस बनाया है। बुल केस के हिसाब से मैंने एज्यूम किया है कि EV to EBITDA 25 की। अब EV to EBITDA मैं 25 की क्यों ले रहा हूँ, जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज है ना, उनको EV to EBITDA बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अतुल को देख लो या फिर हमारी आरती ड्रग्स को देख लो, इन सबको EV to EBITDA, या गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को देख लो, उनके EV to EBITDA उनको लगभग 30 के आसपास का EV to EBITDA मिलता है। कई कंपनियों को 40 का भी EBITDA मिलता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे इनका रेवेन्यू मिक्स चेंज होगा ना, जैसे जैसे ये स्पेशलिटी रबड़ की तरफ जाएंगे और इनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा और ACPL का भी स्पेशलिटी केमिकल आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनके EV to EBITDA जो मार्केट इनको आज के दिन में दे रही है उससे ज़्यादा देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बुल केस में बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हैं और हम कहते हैं कि भाई आज के दिन में 19 दे रही है, कोई नहीं, बुल केस में सपोज कर लो ये 25x के आसपास मिल जाएगा। तो उस केस में इस कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू होगी वो होगी 51,000 करोड़ के आसपास। आज के दिन में 19,000 करोड़ के आसपास है, 51,000 करोड़ हो जाएगी, यानी 2.5 गुना पैसा बन जाएगा 27% के अगर से, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, ठीक है।
और अगर बियर केस की बात करें हम, तो बियर केस के बेस में मैंने इनकी EV टू EBITDA सिर्फ 10 ली है, और फिर मैंने EV कैलकुलेट किया है, वो होगा 20,000 करोड़ के आसपास, यानी हमारा कोई भी रिटर्न नहीं बनेगा, 4 साल तक स्टॉक यहीं पर बैठा रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुल केस के प्ले आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और बियर केस के कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, बियर केस के चांसेस कम है प्ले आउट होने के। लेकिन अगर इनका ACPL का जो एक्विजिशन है वो ठीक नहीं गया और डिमांड ख़राब हो गई, इसके अलावा अगर कंपनी के जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो गिर गए, ठीक है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाई हो गए, तो इस कंपनी का बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारा पैसा बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और होता क्या है ना कि ये फंडामेंटल न्यूज़ इन्वेस्टर्स के पास बहुत लेट पहुंचती है, ठीक है, मार्केट को लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर उसके पास बहुत पहले पहुंच जाती है। तो मार्केट टेक्निकली पहले रिएक्ट करती है, फंडामेंटली बाद में पता चलता है चीज़ें। तो इस स्टॉक में मैं स्ट्रिक्ट टेक्निकल रहूँगा। जैसे ही ये स्टॉक 30 वीक EMA से नीचे जाएगा, मैं इसको बेच दूँगा, मैं लॉसेस को फर्दर एक्यूमुलेट नहीं करूँगा इस स्टॉक में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटल स्टोरी हो सकती है, लेकिन अभी देयर इज़ अ लॉट टू प्रूव फॉर मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट को बहुत कुछ प्रूव करना है, जब जाके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये बुल बेयर और केस थे मैंने जो आपको बताए, इनको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना। ये सिर्फ अंदाज़ा होता है, ये हमको सिर्फ ये बताता है कि डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है। ये गारंटी शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेट कंसिडर नहीं किया, फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर नहीं की, इंटरेस्ट मार्जिन इंटरेस्ट किस तरीके से चेंज करे होंगे वो कंसिडर नहीं किया, इनकी वर्किंग कैपिटल किस तरीके से चेंज होगी वो कंसिडर नहीं किया। तो ये सब इतने फैक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी वैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि हमको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी को। अगर हम अगले रिजल्ट्स देखेंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और कंपनी क्या डिलीवर कर रही है, ठीक है। उससे हमें निकलने में कंपनी से आसानी हो जाएगी और बेचने में हमें उतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन थी। आप फंडामेंटल्स को जरूर देखिए। अकेली वैल्यूएशन समझने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आएंगे। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि इस तरीके का फॉर्मेट जहाँ पर मैं 2 वीडियोस बनाता हूँ वो ठीक है या नहीं है, या फिर मुझे एक ही वीडियो 1 घंटे की वीडियो बना देनी चाहिए जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ इस स्टॉक के बारे में, ऐसा मुझे करना चाहिए। तो डू लेट मी नो अबाउट इट। तब तक के लिए अगला धंधा बढ़ो, मेहनत करो, रिसर्च करो, पक्का पैसा बनेगा, गारंटी देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।